आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच उससे पहले आए हैं 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच उससे पहले 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कानपुर से उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में कानपुर की जनता ने किन बड़े मुद्दों पर वोट किया है, क्या बता रहे हैं आपके यहाँ के आंकड़े? तो कानपुर नगर 3 लोकसभा जो है 3 लोकसभा क्षेत्र कानपुर में आता है। कहीं ना कहीं इस बार जो कानपुर जो 2 प्रत्याशी लोकसभा के थे, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी बात कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बात किया, वो अभी भी जानते हैं, क्योंकि ये जनप्रिय नेता नहीं है। क्योंकि अच्छी बात है, दोनों जो फेस कानपुर के प्रत्याशी सांसद के थे वो कानपुर के बाहर के थे। इसको लेकर अगर बात की है तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल मिनिस्टर जो है अमित शाह हैं, और चाहे राजनाथ सिंह लगातार जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार कानपुर में दौरा, लगातार रोड शो। क्योंकि अगर बात की तो कानपुर को इस हॉट सीट को जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में पहला रोड शो जो है वो कानपुर में किया था। और उसके बाद अगर बात किया तो समाजवादी पार्टी जो मुखिया जो है अखिलेश यादव हैं, वो भी लगातार जो है इस कानपुर को लेकर के लगातार इसमें जो रैली कर रहे थे। उसका राहुल गांधी की रोड रैली, भारत जोड़ो यात्रा कानपुर से देख ली थी राहुल गांधी। इसको लेकर जो है कि अब की बार जो है कानपुर जनता जो है वो उन्होंने जो है जो युवा जो वोट डाला है वो एक सोची समझी साजिश को लेकर डाला वोट। क्योंकि अगर बात किया तो चाहे महंगाई की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं रोजगार की बात की जाए, तो इसको लेकर के जो है इस बार कानपुर में जो नए वोटर जो है 56,800 वोटर थे, उन्होंने जो है इस बार जो है वोट डाले हैं। सपना जी उपेंद्र, एग्जिट पोल के दावों में कितना दम होता, कितने हद तक ये दावे सही होते हैं? जी सपना, अगर बात करें तो एग्जिट पोल को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। पर लोगों का साफ कहना है, जो युवा लोग हैं उनका साफ कहना है कि अब की बार एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं उसके आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात किया जिस तरीके से कानपुर या यूपी की बात की जाए तो उसमें जो है विपक्ष के जो चेहरे हैं वो अच्छे चेहरे, दावण चेहरे माने आ रहे हैं। और अब की बार अगर जिस तरीके से जो कल 7 में चुनाव हुआ है, जिसमें 14 जो यूपी की सीटों में जो सांसदों में चुनाव हुआ है, उसको लेकर कई दिग्गज जो नेता जो उनके सीटें फंसती नजर आ रही है। सपना उपेंद्र, एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए सरकार एक बार फिर से आ रही है, तो विपक्षी सरकार यहीं पर कम होती दिखाई दे रही जिस तरह एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर एनडीए सरकार आगे जा रही है और विपक्षी थोड़ा कमजोर हो रही है, तो क्या वजह सामने आ रही है कि विपक्षी को इस बार फिर से डाउन होना पड़ रहा है?
जी अब सपना पता चला कि जिस तरीके से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 10 विधानसभा जो हैं उसमें जो है 7 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और जी तो जो 3 विधानसभा के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस बार, क्योंकि अगर कानपुर नगर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी ब्राह्मण रहा है और उसके बाद कांग्रेस की पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उनका चेहरा भी ब्राह्मण रहा है। पर इस बार अगर बात की जाए तो कानपुर जो है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और क्योंकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो 2 सीट जो मिलने वाली है कानपुर की, उसमें जी जो है सिरवई नगर विधानसभा और गोविंद नगर विधानसभा तो ये बिल्कुल अहम मानी जा रही है और लगातार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है। जी सपना। उपेंद्र, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां की, जनसभा की हैं और सबसे ज्यादा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, तो क्या ये भी वजह है जो एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए सरकार एक बार फिर से वापस आ रही है? जी सपना, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जी लगातार जिस तरीके से उन्होंने रैली की है, रोड शो किया है, 3 जनसभाएं की हैं, उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है कानपुर में कई उनके रोड शो हुए हैं, कई रैलियां हुई जी हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए सपना, जिस तरीके से पहला जो रोड शो कानपुर में हुआ था नरेंद्र मोदी का, वो रोड शो का ऐतिहासिक रोड शो है और जी जिससे जो है काफी युवा जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार जो है कि रोजगार बेरोजगार और उसके बाद महंगाई की बात कर रहे हैं, पर ऐसा जी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं जो महंगाई जो है वो अभी भी जो है कि कानपुर वासियों को जो है नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार कानपुर वासी जो है वो खुद चाह रहे हैं कि भारतीय जनता जी पार्टी की सरकार बने। सपना। जी इसी बीच हमारे संवाददाता राजेश लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं, क्या इशारे कर रहे हैं? हम अगर बात करें होता है वो एक आंकड़ा होता है, एक जी समीकरण होता है, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल का मतलब एक अनुमान लगाना है, क्योंकि लोग जो है एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कभी कभी ऐसा होता है कि एक हद तक तो सही होता है, क्योंकि उसमें से 10 से 15 सीटें जो है इधर से उधर होती हैं। बाकी एग्जिट पोल जो है वो लगभग फिट बैठता है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में बीजेपी को या कहें जो एनडीए गठबंधन है उसको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, और इंडिया गठबंधन को जो है वो इस बार जो है वो कहीं न कहीं वो विफल साबित हो रहा है। जी अगर आपको बात करें हम अगर एनडीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन को लगभग 300 के ऊपर सीटें एग्जिट पोल जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन को 110 सीटें 112 सीटें तक तो दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो 4 जून को ही साफ हो पाएगी कि कौन जीत रहा है, कौन बढ़त बना रहा है और जी कौन कम हो रहा है। जी उपेंद्र, हमारे दर्शकों को बताइए कि एग्जिट पोल के रुझान देते कैसे हैं? क्योंकि चुनाव खत्म होता है, कहते हैं कि रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये रुझान, ये नंबर आखिर आते कैसे हैं? जी तो कहीं ना कहीं चाणक्य जैसे एक ऐप है, ऐप के माध्यम से लोगों की सलाह से ली जाती है, जी मोबाइल पे आता है, मैसेज आता है, उस पर अपनी सलाह का किस तरीके से वोट किया गया, इसको लेके जो है एग्जिट पोल को लेकर के कानपुर में जो एक बड़ा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर अकबरपुर लोकसभा सीट अपना बात करी जाए, कानपुर से लगी सीट जो है उसमें जो है जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के, वो अब की बार बड़ा बात जो है अकबरपुर के जो पूर्व सांसद रहे देवेंद्र सिंह भोले, वो अब की बार इस बार कहीं ना कहीं जो है वो रिपीट खाते नजर आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सपना की बात बताएं कि कानपुर नगर की बात की जाए तो अब की बार जो है कांग्रेस ने जो है सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि चूंकि अपना पता चला कि कांग्रेस ने आज तक कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो प्रत्याशी उतारा है, कभी ब्राह्मण नहीं उतारा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आलोक मिश्रा कांग्रेस के जो है वो जो है रमेश अवस्थी को अब की बार जो है वो सत्ता के रिपीट देते। सपना। जी राजेश, आपने लगातार लखनऊ का कवरेज किया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, तो क्या लगता है कि लखनऊ की जनता ने किसको इस बार वोट दिया है और किस बड़े मुद्दे पर वोट दिया है? इस बार का पीएम कौन रहेगा? अपना अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ लोकसभा सीट बहुत ही चर्चित और बहुत ही बिल्कुल मुकाबलेदार सीट रही है। यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह बीजेपी से यहाँ पे चुनाव मैदान में थे, उसके अलावा इंडिया गठबंधन से बात करें तो यहाँ से रविदास मेहरोत्रा यहाँ चुनाव मैदान में थे, तो दोनों के इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जिट पोल की, तो कहीं न कहीं राजनाथ के पक्ष में पहले से ही यहाँ का चुनाव जाता हुआ नजर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जीतना यहाँ से
तय माना जा रहा था पहले से ही। लेकिन अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो जिस तरीके से फालोदी, अभी राजस्थान का जो फालोदी सट्टा बाजार है, फालोदी सट्टा बाजार भी लगातार यही कह रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है, कहीं न कहीं वो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में वो भारी बहुमत के साथ जीत रही है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जो सच्चाई है, सच्चाई जो है 4 तारीख को पता चलेगा, जिस दिन मतगणना होगी। क्योंकि मतगणना जिस दिन होगी उस दिन सच्चाई पता चलेगी। एग्जिट पोल जो है तो एजेंसियां करती हैं, एजेंसियां करने का उनका एक ही तरीका होता है, जैसे हम आप मतलब ग्राउंड जीरो पे जाके आंकड़ा लगाते हैं, कौन कितना परसेंट यहाँ पर वोटर है और कितना परसेंट वोट पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे हम लोग आंकड़े लगाते हैं, उसी आंकड़े के अनुसार एग्जिट पोल को दिखाया जाता है। लेकिन सच्चाई जो एग्जैक्ट है वो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसको बहुमत मिल रही है और कौन जो है वो विफल साबित हो रहा है। जी उपेंद्र, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें और एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं आपके अनुसार? आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, लगातार पूरे चुनाव में आपने कानपुर की जनता से बातचीत की है। लोकसभा की, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है वो जो है लगभग जो है 65 सीटें जो आ रही हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है बाकी खाते नहीं खुलने आ रहे। क्योंकि अगर बात किया इस बार, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो परिवार जो जिस तरीके से जो लोकसभा सीटें लड़ रहा है, वो उनकी जो समाजवादी पार्टी के जो खाते में जो है लगभग 7 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। और कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस से ज्यादा खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार जिस जगह पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है वहां पे मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भले ही चाहे उनके प्रत्याशी ना जीते, पर कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने के लिए इसको लेकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होते नजर आ रहा है। सपना जी, राजेश, आपने भी लखनऊ में बहुत अच्छा कवरेज किया है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, तो आपने जनता से भी लगातार बात की है, लखनऊ की जनता से। तो लखनऊ की जनता ने क्या मूड बना के इस बार वोट दिया है? क्या बड़े मुद्दे थे लखनऊ की जनता के लिए इस बार? सपना, अगर हम बात करें लखनऊ की जनता की, तो लखनऊ की जनता जो है कहीं न कहीं लखनऊ में जो विकास हुआ था, चाहे वो आउटर रिंग रोड की बात करें, चाहे लखनऊ में हवाई अड्डे की बात करें, लखनऊ में रेलवे स्टेशन की बात करें, कहीं न कहीं लखनऊ की जनता जो है हमें लग रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर जनता ने वोटिंग की है। लेकिन अगर हम बात करें जो एजेंसियां जो एग्जिट पोल बता रही हैं, तो उसमें से कुछ एजेंसियां ऐसी भी हैं जो बता रही हैं कि जो चाहे अखिलेश यादव कन्नौज से हो, चाहे मैनपुरी से डिम्पल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो आजमगढ़ से, चाहे गाजीपुर की सीट हो, चाहे घोसी की सीट हो, तो कहीं न कहीं कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है या अखिलेश यादव को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजेश, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो क्या कुछ सामने आया है निकलकर? अगर बात करें जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, तो इंडिया गठबंधन में साफ साफ कहा है कि जो जितने भी वोटिंग होने के बाद जितने भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, कहीं न कहीं कार्यकर्ता पदाधिकारी उसकी सुरक्षा करें, उसकी देख रेख करें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते जब तक की वोटिंग नहीं, जब तक की काउंटिंग नहीं हो जाती। तो जाहिर सी बात है कि यही सारी चीजों को लेकर बैठक हुई थी। और 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो काउंटिंग होने तक किसी भी तरह की लापरवाही कार्यकर्ता या पदाधिकारी ना बरते। उसके अलावा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अब इन सारी चीजों को लेकर बैठक की गई थी। और उसके अलावा आपको बता दें कि बैठक में ये भी निष्कर्ष निकला कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरते। खास करके जिस तरीके से बीजेपी में लगातार विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता आया है कि कहीं न कहीं ईवीएम में घोटाला, बीजेपी जो है ईवीएम में घोटाले करती है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर इस बार लापरवाही न बरतने के लिए सख्त संदेश दिया गया है कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसी भी तरह की हीलावाली ना बरते। और खास करके स्ट्रांग रूम को लेकर वहां पर जिस दिन मतगणना होगी उसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी होकर वहां पे काउंटिंग कराएं, जब तक की काउंटिंग नहीं हो जाती और जब तक कि उनको लेटर वहां से नहीं प्राप्त हो जाता। जी उपेंद्र, आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह 2 लड़कों की जोड़ी यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ मंच साझा किया है, जनता को संबोधित किया है, रैलियां की हैं, तो क्या इसका असर भी देखने को मिला है? यात्रा निकाली, उसके बाद जो है अखिलेश यादव साथ जो मंच साझा किया है, 2 रैली निकाली है, रोड शो किया, जनसभाएं की हैं, उसमें लगातार अगर बात करें तो अब की बार वोट बैंक में जो है
वो इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो है सपना पता चला कि जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो है, जहां आपसे मैंने बताया पहले बताया कि ये जनप्रिय नेता नहीं जी है, क्योंकि ये प्रत्याशी कानपुर के बाहर के हैं। इसको लेके जो है लोग जो है जो पार्टी की जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबके शीर्ष नेता जो है वो लगातार इनके लिए मेहनत कर रहे थे, रोड शो जी कर रहे, जनसभाएं कर रहे थे। पर सपना को पता चला कि किस तरह की बार अगर जो है भारतीय जनता पार्टी को कानपुर नगर में जो 3 मिश्रित लोकसभा आती हैं, मिश्रित लोकसभा, कानपुर नगर लोकसभा और अकबरपुर लोकसभा, पर कहीं ना कहीं तीनों लोकसभा में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है साफ जी। सपना। राजेश, एग्जिट पोल की माने तो एनडीए 2014 और 2019 में सरकार बनाई थी, तो क्या इस बार भी वैसे ही वापसी कर रही है? तो जिस तरीके से जी एनडीए गठबंधन 2014 में 2019 में सरकार बनाया था, उस तरीके से सरकार इस बार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो जी इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं इस बार जो है 2014-2019 के मुकाबले जी इंडिया गठबंधन इस बार सीटों में इजाफा हो रहा है। लेकिन बहरहाल सरकार बनाने की अगर बात है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है, तो सरकार जो है बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी जी जो है कहीं न कहीं बढ़त बना रही है। लेकिन जिस तरीके से 2014-2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उस तरीके से इस बार जी 2024 में बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि 2014-2019 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लड़ा था, चुनाव लड़ा था, उस तरीके से उसके हिसाब से इस बार इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। उपेंद्र, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि इस बार एनडीए की हैट्रिक या विपक्ष चित्र क्या लगता है इस बार आपको? जी सपना अगर बात किया है तो पूरे इंडिया की बात किया है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है 3.0 इस बार बनने जा रही है। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो विपक्ष जो है इस बार जो है पूरी मजबूती से आ रहा है जी। सपना। राजेश, आपसे भी यही सवाल कि इस बार एनडीए हैट्रिक लगाएगा या विपक्ष चित्र रहेगा? सपना इस बार जो एनडीए है, एनडीए हैट्रिक लगाने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार मजबूती के साथ विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहा है। जी। राजेश, जिस तरह लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष से भी तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां की हैं, जनसभा की है, तो क्या इस बार इसका असर देखने को मिलेगा? सपना अगर हम बात करें दिग्गज नेताओं की, तो बिल्कुल जी बात सही है कि दिग्गज नेता चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या बीजेपी के कोई जितने भी आला आला पदाधिकारी या नेता हो रहे हो, चाहे इंडिया गठबंधन के राहुल जी गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, या अखिलेश यादव की बात करें, या शिवपाल यादव की बात करें, तो लगातार जितने भी बड़े नेता हैं, सारे बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां किए हैं। लेकिन जी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। और कहीं न कहीं उसी का जो है असर देखने के लिए मिलने वाला है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल जी बता रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि जो एनडीए गठबंधन जो है कहीं न कहीं बढ़त बनाकर सरकार जी बनाने के लिए वो तैयार होने वाला है। जी। उपेंद्र, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, राम मंदिर बना है, तो क्या ये भी मुद्दा इस बार रहा है कानपुर की जनता के लिए? जिस क्वेश्चन का प्रश्न पूछा है, ये कानपुर के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक प्रश्न है, क्योंकि अगर बात किया राम मंदिर को लेकर के तो जी सबसे पहले जो इस भारत देश में अगर राम मंदिर अगर बना हुआ है, सबसे पहला कानपुर में राम मंदिर बना हुआ है, क्योंकि जी जिस बाल अवस्था में भगवान राम जो है कानपुर के रावतपुर में विराजमान है, और उसको लेकर जिस तरीके से राम अयोध्या का जो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और भव्य उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर कानपुर में जो है बहुत जो है जोश के साथ जो है लोगों ने स्वागत किया है। और जी उसके बाद जो है पूरा कानपुर जो है वो राममय रहा है, और उसको लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में जो है जी लोगों ने वोट भी डाले हैं। पर कहीं ना कहीं जो है सरकार की कुछ कमियां, जो कि अगर बात की तो महंगाई, क्योंकि कानपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो मिलें हैं वो बंद पड़ी हैं, और जो रोजगार जो है वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कानपुर के जो इससे पूर्व के जो सांसद रहे, संसद जो पचौरी, जी उन्होंने भी कानपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है, और इस चीज को नोटिस करके जनता जो है इस बार वोट डाली है सपना। जी। आप दोनों का बहुत बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना होगा कि एनडीए की हैट्रिक या विपक्ष चित्र, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी चरणों का मतदान खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसी बीच उससे पहले 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, और वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी में 69 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7 चरणों पर मतदान हो चुका है। अब इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेरठ से राजन सोनकर लाइव जुड़ चुके हैं। राजन, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। ईवीएम में सारे दिग्गजों की किस्मत कैद हो चुकी है, तो आपके यहाँ के आंकड़े इस बार क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मेरठ आपको लोकसभा सीट इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में मेरठ आपको लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी जो दिग्गज नेता है और जो छवि है वो दांव पर लगी हुई है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है वो सुनीता वर्मा है, पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है, कई बार चुनाव भी लड़ चुकी है, मेयर भी रह चुकी हैं। तो इस बार जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें और अनुमान की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और परसों यानी कि 4 तारीख ये सभी दिग्गज जो प्रत्याशी हैं सभी की किस्मत जो ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में ये तय हो जाएगा कि आखिर सरकार इस बार केंद्र में किसकी बनने वाली है। तो ये 4 जून जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को हर जगह यही चुनावी चर्चा है कि 4 जून को आखिर क्या होने वाला है, और सभी लोगों की जुबान पर इस चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। राजन, इस बार मेरठ के क्या बड़े मुद्दे थे जिन पर युवाओं ने, महिलाओं ने और बुजुर्गों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है? देखिए, तमाम मुद्दे निकल के आए, जो मतदाताओं ने मतदान किया है तमाम मुद्दे निकल के आए। फिर महिलाओं के लिए चाहे वो शास्त्र शक्ति की बात हो, आत्मनिर्भर की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, वहीं किसानों ने भी जो वोट दिया है वो अपनी मांगों को देखकर, अपनी समस्याओं को देखते हुए उन्हें वोट दिया है। वहीं अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं ने रोजगार को देखते हुए, विकास को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास बहुत तेजी से बढ़ा है, जो काम रुके हुए थे वो काम अब जाकर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कई चीजों को देखते हुए मतदाताओं ने जो वोट दिया है उसका जो इंतजार है वो 4 जून को यानी कि 2 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। और 4 जून को रिजल्ट आने के बाद में सभी लोग राहत की सांस ले पाएंगे। बेसब्री से लोगों को इंतजार है। तो तमाम जो मतदाता हैं उन्होंने धरातल पे लोगों के काम देखे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के काम देखे हैं कि किन सरकारों ने, पिछली सरकारों में क्या काम हुआ है और इस सरकार में क्या काम हुआ है और भाजपा सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं। इन तमाम आंकड़ों को लगाने के बाद में, उनके सारे कार्यकाल देखने के बाद में तब मतदाताओं ने जो वोट दिया है, और वो वोट ईवीएम मशीन में अब कैद है और स्ट्रॉन्ग रूम में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है, निगरानी में रखा हुआ है। और आज खुद मेरठ के जिला अधिकारी हैं दीपक मीणा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 4 जून को रिजल्ट जो घोषित होने वाला है उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से अंतिम जो तैयारियां हैं उन्हें भी रूप दे दिया गया है और सारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी मेरठ में कर लिए गए हैं। जी राजन, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहा है, तो कितने हद तक ये रुझान सही साबित हो सकते हैं?
बिल्कुल काफी हद तक माना जा रहा है, क्योंकि जितने लोगों से भी हमने बातचीत की, प्राइम टीवी की टीम ने अलग अलग जनपदों में जाकर के, और मैं मेरठ की बात करूं तो हमने भी मेरठ में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो जी वहीं कई लोगों की जुबान पर जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम है, क्योंकि कई चीजें सामने निकल के आई हैं। फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो विकास हो, किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट हुआ है, जी मेरठ में विकास हुआ है, मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की। लेकिन ये एग्जिट पोल है, अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा, और 4 जून को जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी से तय हो पाएगा कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है, जी और जो देश के नागरिक हैं आखिर वो किस तरीके से आगे डेवलप देख पाएंगे, अपने भारत को किस तरीके से विकसित देख पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो 4 जून बहुत नजदीक आ गई है, वो समय अब दूर नहीं रहा जब लोगों जी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर हमारा जो लोकसभा सीट से प्रत्याशी है वो जी आखिर कौन नेता बनेगा, और हम किससे अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाएंगे। मैं जब अरुण गोविल का पहली बार टिकट हुआ था भारतीय जनता जी पार्टी से, तो यहाँ के लोगों ने विरोध भी किया था कि एक भारी व्यक्ति को, मुंबई से एक अभिनेता को मेरठ में बुलाकर उन्हें मेरठ आपको लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट बनाया, इस चीज का भी विरोध कई जगह देखने को मिला। वहीं समाजवादी पार्टी में भी ऐसे रहा, उससे पहले अतुल प्रधान का टिकट हो गया, एक अन्य का भी टिकट हुआ, एक एडवोकेट थे। तो अब जो सुनीता वर्मा का टिकट हुआ है, तो कई लोगों में इस चीज का भी विरोध रहा था, लेकिन अब विरोध फिलहाल इस चीज का खत्म हो गया। लेकिन इंतजार है तो सिर्फ 4 जून का, क्योंकि 4 जून एक वो बेहद कड़ी है जिसमें सभी ईवीएम मशीनों का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जी जाएगा, और आंकड़ों के मुकाबले माना यह भी जा रहा है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो जीत होने वाली है वो कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास की जीत वो कामयाब हासिल करने वाली है। जी राजन, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे तैयार किए जाते हैं एग्जिट पोल। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल तमाम चीजों से जानकारी जुटाई जाती है, अलग अलग सोशल साइट से भी जुटाई जाती है, लोगों से भी जी राय ली जाती है, तब मिलाकर जो अनुमान लगता है उनके विकास कार्यों को भी देखा जाता है, उनकी समस्याओं को भी देखा जाता है, मूलभूत समस्याओं को। इस तरीके से एग्जिट पोल तैयार करके एक अनुमान लगाया जाता है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है और किसे कितने वोट मिलने वाले हैं। ये जी एग्जिट पोल एक अनुमान होता है, लेकिन जी जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, उसमें यही क्लियर हो पाएगा कि सरकार किसके बनने वाली है। जी जी राजन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पथना गांव में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब दबंगों ने एक युवक पर तमंचा से फायरिंग करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं घटना के को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। जी हाँ, पूरा देखिए सुनवाई नहीं हो रहा है। आए थे यहाँ मौके पर पुलिस सब आए थे, सब यहाँ पे खाली लेके चल जा रहे हैं। के बीच में झगड़े के दौरान अशोक सिंह और उसके भाई सोनू सिंह के द्वारा मजरूब दीपक विश्वकर्मा के लोअर एब्डोमेन में चोटें पहुंचाई गई, इंजरी है। इस घटना पर तत्काल मजरूब को प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव पाए जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल जब कुछ लोग शौच के लिए खेत में निकले तब उन्हें एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में दिखा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महिला के शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन का मुख्यालय बंद करने से विरोध में आज कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन जारी किया है। दरअसल लोको पायलट पैसेंजर मेल का हेडक्वार्टर को खत्म करने की बात चल रही थी, जिसके बाद अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री पंकज दुबे, LRS के शाखा मंत्री अमित बहादुर पांडे, SC/ST एसोसिएशन के शाखा मंत्री अमृत लाल एवं समस्त मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासन के द्वारा तुगलकी फरमान जारी करते हुए ये कहा गया है कि इनका हेडक्वार्टर समाप्त कर दिया जाएगा। सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ के जो हमारे लोको पायलट हैं, ये इनके हेडक्वार्टर को समाप्त करके ये बनारस और लखनऊ से गाड़ियां चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको बनारस को और लखनऊ को और फैजाबाद को दे दिया गया है। और यहाँ की लाभियों को जो मेल एक्सप्रेस चलाते हैं ड्राइवर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, उनको जो है ये गाड़ियाँ ख़त्म करके और सुल्तानपुर लाभी, कोचिंग लाभी ख़त्म करना चाहते हैं। ललितपुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि दबंगों ने घर पर आ धमके और दरवाजा तोड़कर धारदार औजार से तमंचा आदि लहराते हुए जमकर गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, जब उसने दबंग की इस हरकत पर विरोध जताया तो उन्होंने घर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद साथ साथ सभी परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मारपीट की कितने बजे घटना है ये? 12-1 बजे रात में। 12 बजे रात में। शिकायत नहीं की यहाँ इसकी कहीं? नहीं, पुलिस नहीं आ ले गए थे, रिपोर्ट ले गए थे और पुलिस वाले कहे थे भजा माता है चौदह यहाँ से काय की रिपोर्ट में। कहाँ गई थी? उल्टी गाली थी। किसने मारा? माता के साथ भाभी। अरे मारपीट किसने की? सिप्पी राजा शेरवास कला। कौन है ये? जी, और जज्जी राजा है, मुंडी राजा के लड़का। किस प्रकार के हैं? गुंडा में चाकू, छुरी, जान से मारने। इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 8 से 9 के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं लगातार तापमान बढ़ने से लोगों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी लोगों को गर्मी से बचाव के लिए निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मी के दिनों में हृदय स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि उच्च तापमान का हृदय स्वास्थ्य पर किस तरह से असर होता है और जोखिम से बचे रहने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आमतौर में ये हमारी डेफिनेशन होती है कि ठंडी में 1.5 लीटर तक पानी पीजिए, और जब पानी की बात करते हैं तो दूध, चाय, कॉफ़ी वो सब आ जाते हैं। पर यहाँ पे इतनी अत्यधिक गर्म हो रहा है कि ये जो पानी का रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो और डिहाइड्रेट हो जा रहा है। तो जिस व्यक्ति को हार्ट की समस्या है, उन्हें पानी कम पीने के लिए बोला गया है, उनसे निवेदन है कि वो अपना पानी 2.5 से 3 लीटर कर ले। दूसरा चीज़ क्या होता है, गर्मी में पसीना बहुत आता है और हम लोग प्रयागराज के गांव दांदुपुर में कर्मा नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स पूरा करने वाली छात्राओं को लैंप और लाइटिंग के जरिए कार्यों के प्रति निष्ठावान होने की शपथ दिलाई गई। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मरीजों की अच्छे से देखभाल करने की सलाह दी है। नर्सिंग के पैरामेडिकल के उनको एक शपथ दिलाई जाती है, नर्सिंग की शपथ दिलाई जाती है, वही प्रोग्राम था। इसके साथ साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो भी हमारे कर्मयोगी हैं उनको भी इनवाइट करते हैं, उनका भी एक पूरी टीम होती है, उनको भी यहाँ पे जो मानव अधिकार के हमारे पदाधिकारी हैं वो भी उनको भी शपथ दिलाई जाती है। इन लोग को जब ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में तो वो अपने कर्तव्यों का जो है पालन करें, और उसका पालन करेंगे तभी मरीजों का सही केयर कर पाएंगे। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि जस्टिस शेखर यादव सर, और उन्होंने आज इतना अच्छा मैसेज दिया है, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं वो, और इतना अच्छा मैसेज दिया है कि दिल को छू गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और इंसान को जो है सेवा, मानव सेवा ही एक ईश्वर की सेवा है, और बहुत बड़ा मैसेज उनके माध्यम से मिला है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।